हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ठेस। चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर। गांव के किसान सिरचन को कमजोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। पाने वाला नहीं, यहाँ पर करने वाला होगा, करने वाला समझते थे। चलिए प्रश्न संख्या 2। इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। तो इस कहानी के नायक सिरचरण के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मंझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3। सिरचरण को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा मानू दीदी ने। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा मुझे याद है, क्या क्या लगेगा। दूसरा उस बार मेरी सबसे छोटी, यहाँ पर होगा और वही कुछ कुछ होगा, बिना आएगी मानू तो। तीसरा मान फूट फूट कर, यहाँ पर कुछ होगा, देख रहा था। चलिए प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। प्रश्नोत्तर यहाँ पर दिया हुआ है सिरचरण कमजोर था, जो कि गलत कथन है। दूसरा, सिरचरण अपने काम में दक्ष था, जो कि सही बात है। तीसरा, सिरचन बात करने में भी कारीगर था, सही बात है। चौथा, सिरचन वकील था, गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरहीज देता था। रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तन्मय हो गया। अगर उसकी तन्मयता में विघ्न डाले तो वह गेहूंमन सांप की तरह फुफकार उठता और काम छोड़ करके चला जाता। फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रही। उसे चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाँक रहा है। गुड़ का ढेला, यहाँ पर देखिए गुड़ का ढेला या ही अछूता पड़ा है। चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय है। उसे कुछ सुध ही नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए। इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुणों से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाना जो भी मिल जाए वह अपने काम को तरजीह देता था। किसी की जली कटी बातें सुनकर के या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर के वह काम छोड़ देता। जिस काम को वह छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब मानू विदाई होकर के स्टेशन पर गाड़ी में सवार है, गाड़ी खुलने के समय में सिरचन दौड़ता हांफता गट्ठर मानू दीदी को देते हुए कहता है कि दीदी, यह हमारे तरफ से शीतल पार्टी, चिक और कुश की आसानी है। पाठ से आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1। आपकी दृष्टि से सिरधन, यहाँ पर सिरचन होगा या सिरधन होगा, आप देख लीजिएगा बुक में। तो द्वारा चिक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था? तो इसका उत्तर देख लीजिए। सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतल पार्टी, चिक आदि उपहार देना ही उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती। फिर उसे तो गांव वालों से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपने कला का महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं को उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो उपयुक्त समय था। प्रश्न संख्या 2। काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर के
क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त करें। उत्तर, मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर के उसकी मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। फिर अन्न या रुपए से मजदूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है। उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, कारीगर का सम्मान करना। प्रश्न संख्या 3, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है? सोच कर लिखिए। उत्तर, किसी कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है, लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत चरमोत्कर्ष पर जाकर के हुआ है, क्योंकि सिरचन जो अपनी कारीगरी को पुनः नहीं करने का शपथ लेता है, वही सिरचन मानू के घर से विदा हो जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतल पाटी चीक और कुश का आसनी प्रदान करके आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है। जबकि कहानीकार कहानी का अंत वहीं कर सकता था जहां वह शपथ लेता है कि मैं पुनः यह काम नहीं करूंगा। कहानीकार समझ जाता है कि एक कलाकार को ठेस लगा है, शीर्षक के आधार पर वही कहानी का अंत किया जा सकता था। इसका व्याकरण वाला देख लेते हैं। यहाँ पर मुहावरे, मुहावरे क्या होता है तो यहाँ पर देख लेंगे। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न करा करके किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि आँख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। नमन अपने माता पिता के आँखों का तारा है। लोकोक्ति क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर लोकोक्ति क्या होता है। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है तो लोकोक्ति हो जाती है। जैसे एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम हो जाना। पटना जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही जैविक उद्यान भी देखेंगे। आइए इसके साथ ही कुछ ऐसी बातों को भी जानें जिससे कि मुहावरे और लोकोक्तियों की समानताओं और असमानताओं का भी पता चले। पहला, मुहावरों और लोकोक्तियों में पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते, यही कारण है कि इसका अनुवाद संभव नहीं। दूसरा, लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होते हैं जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। प्रश्न संख्या 1, इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला, कान मत देना, तो इसका अर्थ होगा उसके बातों पर कान। यहाँ पर देखिए वाक्य बनाने को कहा जा रहा है, तो कान मत देना का होगा उसके बातों पर कान मत देना। दूसरा, दम मारना, बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चला जाता है यानी चलता है। तीसरा, मुंह में लगाम न होना, श्याम के मुंह में लगाम नहीं है। चौथा, सिर चढ़ाना, मदन अपने पत्नी को सिर चढ़ा लिया है। तो ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 7 ठेस में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।